Hi dosto, welcome to Blue Pen Blue Marker. So in the second session of first chapter Animals in Prison class 11th Rainbow first, तो हम लोगों ने एनिमल्स इन प्रिजन का जो आ, इसके ऑथर के बारे में है दोस्तों, हमने उसको पढ़ लिया था। अब हम क्या करेंगे, और हमने क्वेश्चन आंसर 1 2 3 जो पेज नंबर 3 पर है वो भी हमने कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे एनिमल्स इन प्रिजन पेज नंबर 4 से, बिल्कुल स्टार्टिंग करेंगे इस चैप्टर का। वो तो हमने ऑथर के बारे में पढ़ा था, ये आपको भी पता है। तो शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल और बिल्कुल। एनिमल्स इन प्रिजन किसने लिखा था? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। शुरू करते हैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। आप भी बुक ले लीजिए, आप भी देखते चलिए अपने उसमें किताब में, आप अपने पुस्तक में, अपने बुक में आप उंगली के दोहराते चलिए, अच्छा लगेगा आपको, हर मीनिंग आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है। तो पैरा 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला पैरा बोल रहा है, फॉर 14.5 months आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल और रूम इन द देहरादून जेल। कि पंडित नेहरू कहते हैं कि फॉर 14.5 month, कहते 14.5 महीने आई लिव्ड इन माई लिटिल सेल, मैं उस छोटे से सेल में, कमरे में रहा। कितना दिन रहा? 14.5 महीने। और रूम, सेल कह लीजिए या रूम कह लीजिए, और ये रूम कहाँ पर था? इन द देहरादून जेल, और ये देहरादून जेल में था। आपको पता है दोस्तों देहरादून अभी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। पहाड़ी इलाका है और पहाड़ वहाँ चारों तरफ नज़र आते हैं, और वहाँ का मौसम जो है ठंडा भी है। आप देहरादून कभी जाएं तो इसको ज़रूर आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये कह रहे हैं, पंडित नेहरू कह रहे हैं कि मैं 14.5 महीने उस छोटे से कमरे में, छोटे से सेल में रहा जो कि देहरादून जेल का था। एंड आई बिगेन टू फील, और मैंने ऐसा महसूस करना शुरू किया, एज इफ़, मानो आई वॉज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट। मानो ऐसा लग रहा था कि मैं उस रूम का एक हिस्सा बन गया था, एक भाग बन गया था, जैसे मैं 14.5 महीने से वहाँ रह रहा था। ठीक है, ओके। आई वॉज ऑलमोस्ट ए पार्ट ऑफ इट, मैं करीब लगभग इस रूम का एक हिस्सा, एक पार्ट हो चुका था या बन गया था। आई वॉज फेमिलियर विद एवरी बिट ऑफ इट, मैं परिचित हो चुका था। फेमिलियर मीन्स परिचित, मैं परिचित हो चुका था विद एवरी बिट ऑफ इट, इसके हर एक कोने से, हर एक टुकड़े से, हर एक पॉइंट से, इस कमरे के हर एक पॉइंट से मैं परिचित हो चुका था। I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafters. कहता है कि मैं I knew every mark, मैं प्रत्येक निशान को जानता था, पहचानता था। I knew, मैं जानता था। एवरी मार्क, प्रत्येक मार्क को, प्रत्येक चिन्ह को, प्रत्येक निशान को, एंड डेंट, और प्रत्येक फीसर को। डेंट बने होता है दोस्तों जहाँ गड्ढा सा हो जाता है दीवार में, जहाँ गड्ढा सा हो जाता है, जहाँ दरार सा लग जाता है, उसको हम लोग डेंट कहते हैं। तो मैं जानता था इस रूम के हर एक मार्क को, हर एक डेंट को, हर एक गड्ढे को, हर एक दरार को। ऑन द वाइट वॉश्ड वॉल्स, उस दीवार का जो कि वाइट वॉश किया हुआ था, इसमें चूना किया हुआ था। जब हम लोग दीवारों को चूना करते हैं तो वो उसको वाइट वॉश कहलाता है, वो वाइट वॉश किया हुआ था। एंड ऑन द अनइवन फ्लोर, और उसका जो फ्लोर था, उसका जो फर्श था, इवन नहीं था, समतल नहीं था, बल्कि अनइवन था। अनइवन मीन्स रुखरा था, इरेगुलर था, गड्ढा वड्ढा, बिट्स थे उसमें, बिल्कुल क्लियर प्लेन नहीं था। ठीक है। एंड द सीलिंग विद
और सीलिंग की बात करें, अगर हम छत की बात करें तो इसे माउथ ईटन राफ्टर्स, माउथ नो इट्स नॉट माउथ, इट्स मॉथ ईटन राफ्टर्स। तो मॉथ ईटन बोलते हैं दोस्तों, और जिसको और राफ्टर होते हैं, राफ्टर बोलते हैं बीम को। पहले के ज़माने में देखते थे ना कि छत में हम लोग क्या करते थे, लकड़ी के बीम लगाते थे और उसमें सिल्लियाँ होती थी, है ना। पहाड़ी इलाकों में आज भी इस तरह के मकान बनाए जाते हैं। तो वो जो जेल का कमरा था, जिसमें नेहरू जी 14.5 महीने रहे थे, उसी कमरे के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको जो है लकड़ियों को, जो राफ्टर्स थे, जो बीम थे, उनको मौत खा गया था। मौत में जो लकड़ी का कीड़ा होता है, जो जिसको हम लोग कहते हैं घुन खा गया है, तो उसको, है ना, लकड़ी का जो कीड़ा है उसको खा गया था। वो सेलिंग का जो राफ्टर था, मतलब लकड़ी का जो बीम था, इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, और उस रूम के जो बाहर एक छोटा सा एक आंगन टाइप का था, यार्ड टाइप का था, है ना। आई ग्रीटेड लिटिल tufts of grass and odd bits of stones as old friends। उस रूम के बाहर, उस छोटे से सेल के बाहर जो वो जो एक छोटा सा यार्ड था, थोड़ा आंगन टाइप का था, वो बाहर, रूम से बाहर, है ना। आई ग्रीटेड लिटिल टफ्स ऑफ ग्रास, वहाँ मुझे छोटे छोटे जो घास थे, घास का जो क्लस्टर था, घास की जो झाड़ियाँ थीं, वो उसको मैं ग्रीट करता था, उसको मैं क्या करता था, वेलकम करता था। एंड ओल्ड बिट्स ऑफ स्टोन एज ऑल फ्रेंड्स, और उस आंगन में, उस यार्ड में जो छोटे छोटे कंकर के टुकड़े जो पड़े होते थे, वो जो छोटे छोटे जो कंकरियाँ होती थी, ऑड बिट्स का मतलब होता है दोस्तों कि हर दिन एक जैसा नहीं, आज इतना है तो कल उतना है, मतलब छोटा घटते बढ़ते उतने जो स्टोन्स थे, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े थे, वो मुझे अपने पुराने दोस्त की तरह से हम उसको क्या करते थे, वेलकम करते थे। कौन कहते हैं? नेहरू जी कहते हैं कि जब मैं रूम से बाहर निकलता था तो श्रब्स, जो छोटे छोटे ग्रास थे, उनकी हमको झाड़ियाँ मिलती थीं, और कुछ जो पत्थर के टुकड़े थे वो हमको पुराने दोस्त की तरह, चूँकि 14.5 महीना वहाँ रहा, तो उन पत्थरों के टुकड़ों से, उन घास के छोटे छोटे झाड़ियों से हमें दोस्ती हो गई थी। ओके, आई वॉज नॉट अलोन इन माई सेल, कहते कि मैं कहाँ अकेले था, मैं उस कमरे में बिल्कुल भी अकेले नहीं था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था इन माई सेल, मेरे कमरे में, मेरे जेल के कमरे में, है ना। फॉर सेवरल कॉलोनीज ऑफ वास्प्स एंड हॉर्नेट्स लिव देयर, कहता है कि मैं ही नहीं बल्कि कई सारे कॉलोनीज़, कई सारे उपनिवेश, कई सारी आबादियाँ वहाँ पर थी। किसकी थी? वास्प्स एंड हॉर्नेट्स। वास्प आप समझते हैं दोस्तों, मधुमक्खी होता है ना, मधुमक्खी से बड़ा एक मोटा सा होता है, हॉर्नेट बोलते हैं उसको। और मधुमक्खी के तरह नहीं बल्कि उससे एक छोटा सा पतला सा होता है। इसको जो पीले कलर का होता है और बैठने से काटता भी है और दर्द भी होता है, उसको हम लोग बिरनी कहते हैं, हम लोग अपनी भाषा में। तो आप पता नहीं क्या कहते होंगे, तो उसको हम वास्प कहते हैं और हॉर्नेट्स कहते हैं। तो उस रूम में उनका भी छत्ता था, वो छोटे छोटे जो वर्म्स थे, जो कीड़े मकोड़े थे, इनकी भी अपनी कॉलोनियाँ थीं, इनकी भी अपने एक बस्ती बसी हुई थी वहाँ पर। ओके, एंड मैनी लिजर्ड्स फाउंड अ होम, और बहुत सारी छिपकलियाँ, बहुत सारे लिजर्ड्स, है ना, फाउंड अ होम, उनने अपना घर बना लिया था बिहाइंड द राफ्टर्स। वो जो लकड़ी के बीम थे सीलिंग पे, उसके पीछे उनने क्या किया था, अपना घर बना लिया था। इमर्जिंग इन द इवनिंग्स, और वो शाम को इमर्ज करते थे जो उसके पीछे का जो गड्ढा था वहाँ से बाहर निकलते थे, इमर्ज होते थे इन सर्च ऑफ प्रे, और वो शिकार के तलाश में बाहर निकलते थे। इफ़ थॉट्स and emotions leave their traces behind in the physical surroundings, कहते हैं कि यदि विचार और भाव, इमोशंस, भावनाएं, भाव और विचार, इमोशंस, जज्बा और सोच और तसव्वुर और जज्बे अगर अपना एक
मार्क छोड़ते हैं, अगर एक पहचान छोड़ पाते हैं, पहचान समझते हैं आप, एक ट्रेस, एक पहचान अगर पीछे छोड़ते हैं इन द फिज़िकल सराउंडिंग्स, उन फिज़िकल सराउंडिंग्स में, उन भौतिक वातावरण में अगर आपकी सोच और आपके जज्बात अगर कुछ पीछे छोड़ते हैं तो द वेरी एयर ऑफ द सेल मस्ट बी थिक विद देम। तो कहता है कि वहाँ की जो हवा थी, उस कमरे की, उस सेल की, जो उस जेल के जो सेल था, जेल का जो कमरा था, उसकी जो हवा थी वो बहुत ही थिक हो गई होती, बहुत ही घनी हो गई होती इन सारे जज्बातों से, इन सारे तसव्वुरात से, इन सारे विचारों से, इन सारे भावनाओं से। एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द लिटिल स्पेस। और ये भावनाएं, ये विचार, ये तसव्वुरात, ये सारे के सारे उस कमरे के दरो दीवार से, उस कमरे के हर पॉइंट से आपको क्लिंग करता हुआ, आपको लटकता हुआ, प्रत्येक ऑब्जेक्ट से आपको छोटे से स्पेस में आपको लटकता हुआ दिख जाता। काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है। कहते हैं कि अगर किसी की सोच, किसी की भावनाएं अगर पीछे अपना कोई इम्प्रेशन छोड़ती हैं तो मेरी इतनी भावनाएं, इतनी इम्प्रेशंस उस रूम में मैंने महसूस किया है कि अगर वो अपना पीछे अगर कोई निशान छोड़ता है, कोई मार्क छोड़ता है, कोई अगर ट्रेस छोड़ता है तो वहाँ का हर ज़र्रा उन ट्रेसों से लटकता हुआ, झूलता हुआ नज़र आता। मतलब इतने दिन रहने के बाद नेहरू जी कहते हैं कि मैंने इतनी सारी सोच, इतने सारे विचार, इतने सारे तसव्वुरात, इतने सारे ख़यालात, इतने सारे जज्बात को मैं वहाँ सोचा, मैं वहाँ महसूस किया कि अगर वो पीछे रहते तो उन दीवारों के ज़र्रे ज़र्रे से वो लटकते हुए, क्लिंग करते हुए नज़र आते। ये आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग दूसरे पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ है, हेड का दोबारा इस्तेमाल हुआ है तो ऐसा होता है। इंग्लिश ग्रामर में हेड का इस्तेमाल दोबारा होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ, आई हैड ए कार, मेरे पास एक गाड़ी थी। आई हैड गॉट अ कार, तो गॉट के बदले में यहाँ हैव हैज़ हैड, तो V3 आ गया, तो हेड तो लगा ही, हेड के बाद भी हेड लग गया, गॉट न लगा के हमने हेड लगा दिया। तो आई हैड गॉट अ कार के बदले मैं अगर मैं आई हैड ए कार बोलूँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही है सर, यहाँ डबल यूज़ किया है हेड का। तो आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स। तो पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे इससे ये हमको जो जेल का जो प्रिजन का जो कमरा मिला था, इससे अच्छे कमरे हमको मिले थे, इससे बेटर कमरे हमको मिले थे बट इन देहरादून। लेकिन देहरादून की अगर हम बात करें, आई हैड वन प्रिविलेज। उन सारे कमरों में से देहरादून में एक प्रिविलेज था, एक लाभ था, एक अच्छाई थी। क्या अच्छाई थी? विच वॉज़ वेरी प्रेशियस टू मी। और ये लाभ और ये अच्छाई मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य था। प्रेशियस माने होता है दोस्तों मूल्यवान, कीमती, बहुत ही मेरे लिए कीमती था। कौन कहते हैं? पंडित नेहरू कहते हैं। तो जेल देखिए, GAOL, ये जेल है। ये पुराना इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते थे। आज के ज़माने में दोस्तों JAIL जेल लिखते हैं। कोई बात नहीं। तो कहाँ चला गया? यस, द जेल प्रॉपर वाज अ वेरी स्मॉल वन। कहते कि द जेल प्रॉपर, कहते कि जो जेल है, जो प्रॉपर जेल है, वॉज वेरी स्मॉल वन, बहुत ही छोटा सा था। एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स। और हम लोगों को, चूँकि वो जेल काफ़ी छोटा सा था, तो हम लोगों को है ना, वो जो जेल की जो दीवारें थीं उसके बाहर एक लॉकअप में, एक घेरे हुए क्षेत्र में लॉक करके लॉकअप में रखा गया था। कौन कहते हैं? पंडित नेहरू कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? ओके। बट विद इन द जेल कंपाउंड, लेकिन ये जो लॉकअप था
वो जो जेल के दरवाजे, जेल के दीवारों के बाहर जो एक लॉकअप बना रखा था, ये लॉकअप, ये जेल का जो कंपाउंड था, जेल का जो कैंपस था, जेल का जो अहाता था, उसी अहाते के अंदर में मौजूद था, उसी कंपाउंड के अंदर में मौजूद था। ठीक है, उसी परिसर के अंदर में, उसी जेल परिसर के अंदर में मौजूद था। दिस प्लेस वाज सो स्मॉल, वो जगह इतना छोटा था, दैट देर वाज नो रूम टू वॉक, कि चलने के लिए कोई भी मौका, कोई भी जगह, कोई भी रूम नहीं था, वहाँ चलना बड़ा मुश्किल था। अबाउट इन इट, इसके आसपास चलना बहुत मुश्किल था। एंड सो वी वर अलाउड, एंड सो, और इसलिए वी वर अलाउड, हम लोगों को परमिशन दिया गया था, हम लोगों को आज्ञा दिया गया था, है ना, मॉर्निंग एंड इवनिंग टू गो आउट। हमको जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से आज्ञा हमको प्राप्त था, परमिशन मिला हुआ था कि सुबह और शाम को हम लोग टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट, और कि हम लोग है ना बाहर जा सकते थे, उससे बाहर जा सकते थे, लेकिन कंपाउंड के अंदर हम लोग बाहर जा सकते थे, वॉक अप एंड डाउन जा सकते थे, चलकर आ सकते थे, है ना, इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने हम लोग जा सकते थे, हम लोग आ सकते थे। हम अकेले नहीं, कुछ और साथी थे जेल में, सबको ये आज्ञा मिला हुआ था, परमिशन मिला हुआ था कि आप जाइए फिर आइए, और कंपाउंड से बाहर नहीं जाना है। अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 100 यार्ड्स, और वो जो डिस्टेंस मिला हुआ था वो करीब करीब 100 गज की दूरी थी, जिसमें पंडित नेहरू जा सकते थे और देहरादून जेल के वो जो कोठरी थी उसके बाहर वो घूम करके आ सकते थे, और ये जगह उस कंपाउंड के अंदर ही मौजूद था। क्लियर है? गुड। वी रिमेन इन द जेल कंपाउंड, हम लोग जेल के परिसर के अंदर ही रहते थे, बट दिस कमिंग आउटसाइड द वॉल गेव अस ए व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड द फील्ड्स एंड अ पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस। लेकिन हमारा बाहर आना, हम जो बाहर आते थे अपने उस लॉकअप से जो बाहर आते थे, कमिंग आउटसाइड द वॉल, है ना, वो जो दीवार था, जेल की जो दीवार थी, उससे जो बाहर आते थे, हमको क्या दिया, गेव अस ए व्यू ऑफ माउंटेन्स। हम लोग माउंटेन जो था, जो पहाड़ जो था उसका व्यू, उसका दृश्य हम लोग देख पाते थे। एंड द फील्ड्स, और वहाँ के खेतों को, वहाँ के मैदानों को भी हम लोग देख पाते थे। एंड पब्लिक रोड एट सम डिस्टेंस, और कुछ दूरी पर एक पब्लिक रोड था, एक बड़ा सा रोड था, एक सड़क थी, उसको भी हम जेल के हाथे से ही देख पाते थे। कौन कह रहे? पंडित नेहरू। क्लियर है? दिस वॉज नॉट ए स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी। कहते हैं कि ये जो छूट मिला हुआ था कि कंपाउंड के अंदर जाना, फिर आना, घूमना, और पहाड़ों का दृश्य देखना, और पब्लिक रोड को भी थोड़ी दूरी पर 100 गज की दूरी पर देखना, ये सिर्फ मुझे प्रिविलेज नहीं मिला हुआ था, ये कई और को भी मिला हुआ था, ये स्पेशल मेरे लिए नहीं था। इट वॉज कॉमन फॉर ऑल ए एंड बी क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। कहते हैं कि ये कॉमन था, ये जनरल था, सब लोगों के लिए था, जो ए और बी क्लास के कैदी थे, प्रिजनर्स थे, जिनको कि देहरादून में रखा गया था। विद इन द कंपाउंड के अंदर, जेल परिसर के अंदर, बट आउटसाइड द जेल वॉल्स, लेकिन जेल वॉल्स के बाहर, कंपाउंड के अंदर थे लोग, लेकिन जो जेल की जो दीवार थी उसके बाहर थे। देर वॉज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। एक वहाँ और भी एक दूसरी बिल्डिंग थी, दूसरी इमारत थी, जिसको कि हम लोग यूरोपियन लॉकअप के नाम से जानते हैं। दिस हैड नो क्लोजिंग वॉल, दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल, and a person inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside। तो ये कहता है कि ये जो यूरोपियन लॉकअप था, इसमें कोई इनक्लोजिंग वॉल नहीं था जो उसको
जो कोई दीवार उसको ये बंद नहीं कर रहा था, इनक्लोज नहीं कर रहा था, बल्कि ये खुला हुआ था। और वहीं से जो जेली थे, जो कैदी थे, वहीं से माउंटेन्स का जो माउंटेन्स था, जो पहाड़ थे, उनका दृश्य उनको वहीं से देखने को मिल जाता था। गुड, क्लियर है ना? ठीक है, ओके। एंड द फील एंड द लाइफ आउटसाइड, और वो वहीं से जो यूरोपियन लॉकअप में रहते थे, वो वहीं से अंदर से ही माउंटेन्स को भी देख पाते थे, और आउटसाइड की ज़िंदगी को, जो बाहर के लोग जो भी ज़िंदगी थी, उसको भी वो लोग देख पा रहे थे। यूरोपियन कन्विक्ट्स, जो यूरोपियन जो कैदी थे, कन्विक्ट्स थे, एंड अदर्स केप्ट हेयर वर, जो वहाँ रखे हुए थे, जिन लोगों को वहाँ रखा गया था, और ऑल्सो अलाउड टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, उन लोगों को भी आज्ञा मिली थी, उन लोगों को भी परमिशन मिला था कि वो लोग भी जेल गेट तक घूम घाम कर सकते थे। वो एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, वो हर मॉर्निंग को हमारे साथ वो लोग भी घूम घाम कर सकते थे। क्लियर है? तो ये हो गया पैराग्राफ नंबर 2। ये हमारा पैराग्राफ नंबर 2 दोस्तों ख़त्म हो। अब हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 के बारे में। यहाँ तक आपने सीख लिया कि क्या क्या हुआ जेल में। ओके, ओनली प्रिजनर हु हैज़ बिन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिस आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। कहता है कि ओनली एक कैदी, सिर्फ और सिर्फ एक कैदी, एक प्रिजनर ही, जो कि हु हैज़ बिन कन्फाइंड, जिनको बंद करके रखा गया है, जिनको रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है उस जेल के कमरे में, फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, बिहाइंड हाई वॉल्स, ऊंचे ऊंचे वॉल्स के पीछे, कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दिस आउटसाइड वॉक्स। कहता है कि वही लोग, जिन लोगों को ऊंचे ऊंचे दीवारों के पीछे कैद करके रखा जा चुका है, सिर्फ वही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही लोग बता सकते हैं, वही लोग तारीफ़ कर सकते हैं। किस चीज़ के बारे में? द एक्स्ट्रॉर्डिनरी, जो असाधारण, जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है, जो साइकोलॉजिकल वैल्यू, जो उनके दिमाग, जो जिस पेन से होकर वो गुज़रता है, वो उस ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे रह करके जो उसकी घुटन होती है, जब वो बाहर निकलता है, तो वही उस घुटन को वो एक रिफ्रेशमेंट के रूप में लेता है। वो उसको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करता है कि उसको बाहर जाना अच्छा लगता है। काफ़ी तुलना करने पर उसको लगता है कि यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है, घूमना अच्छा है बनिस्बत वो जो दीवार के पीछे रहने से। तो वही कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो साइकोलॉजिकल वैल्यू है ऑफ दिस आउटसाइड वॉक्स, वो जो सुबह शाम जो चलना, जो 100 गज की दूरी में जाना आना जो होता है सुबह शाम, उसका वैल्यू सिर्फ उसी प्रिजनर को पता है जो लंबे लंबे दीवारों के पीछे काफ़ी लंबे समय से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। एंड ओपन व्यूज़, और खुले जो दृश्य हैं उसका उसको वो अप्रिशिएट कर सकता है, उसके बारे में वो बता सकता है कि वो कितना उसके लिए कीमती है। आई लव्ड दिस आउटिंग्स। पंडित नेहरू कहते हैं कि मुझे जो ये परमिशन मिला हुआ था बाहर घूमने का, सुबह शाम जाने आने का, तो ये जो हैं आउटिंग्स जो हैं, इसको मैं बहुत अच्छा लगता था, मैं इसे बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था इससे। आई डिड नॉट गिव देम अप इवन ड्यूरिंग द मानसून। मैं इसको तब भी नहीं छोड़ता था। गिव अप मैंने छोड़ना, डिड नॉट गिव देम अप मतलब उन आउटिंग्स को, जाने आने को, जो बाहर जाने का जो परमिशन मिला था, मैं इसको तब भी नहीं छोड़ता था जब मानसून का समय होता था, जब बारिश ज़्यादा होती थी। मैं बारिश के ज़माने में भी अपने सेल से, लॉकअप से निकल करके बाहर जो भी हो, चाहे पानी भर चुका हो, उसमें भी हम गेट तक जाते थे और आते थे, चूँकि वो फ्री वो जो स्पेस था, अच्छा लगता था। When the rain came down, और जब बारिश होती थी, जब बारिश आती थी, for days, दिनों तक जब बारिश होती थी, in torrents and I had to walk, और जब पानी का बहाव आता, टॉरेंट्स बोलते हैं दोस्तों करंट ऑफ वाटर,
है ना, पानी का बहाव जब आता था, एंड आई हैड टू वॉक इन एंकल डीप वाटर, और मैं क्या करता था, घुटने भर पानी में मैं फिर भी जाता था, और अपना जो हमारा रूटीन था उसको मैं पूरा करता था, क्योंकि ये मुझे करना बहुत अच्छा लगता था। कौन कहते हैं? पंडित नेहरू। आई वुड हैव वेलकम द आउटिंग इन एनी प्लेस। वो कहते हैं कि हालांकि मैं वेलकम किया होता, मैंने इसका वेलकम किया होता, इसको ग्रीट किया होता, ये जो आउटिंग्स थे, ये जो बाहर जाने का काम था सुबह शाम, इसको मैं हमेशा वेलकम करता, चाहे मैं जहाँ भी रहता, किसी प्लेस में रहता, इन एनी प्लेस। बट द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर बाई, लेकिन कहते हैं कि वो जो गगनचुंबी, टावरिंग माने गगनचुंबी, जो हिमालय के जो पहाड़ थे, उन पहाड़ों का जो दृश्य था, जो साइट था, जो मंजर था, वो नियर बाई, एज नियर बाई वॉज एन एडेड जॉय। वो जो नियर बाई, नज़दीक में ही, निकट में ही जो पहाड़ थे, वो एक एडेड जॉय थे हमारे लिए, एक अतिरिक्त आनंद हमें मिलता था उससे। एडेड जॉय मतलब अतिरिक्त आनंद, विच वेंट अ लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेरीनेस ऑफ प्रिजन। और ये काफ़ी दूर तक हमारे साथ रहता था। ये जो दृश्य हैं, ये जो हम देखते थे, हिमालय के टावरिंग पहाड़ों को, गगनचुंबी जो पहाड़ थे, उनको जो हम देखते थे, हम आनंदित होते थे, हम आनंद उठाते थे, और ये काफ़ी दूर तक, काफ़ी देर तक हमारे साथ रहता था। लॉन्ग वे टू रिमूविंग द वेरीनेस ऑफ प्रिजन। और यही क्या करता था, हमारे जो प्रिजन में, हमारे जो कैद खाने में जो थकावट होती थी, उसको रिमूव करता था, उसको हटाता था। क्लियर है? चलिए, इट वॉज माई गुड फॉर्चून, ये मेरी अच्छी किस्मत थी, दैट ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, कहते इस लंबे जेल के समय के दौरान, है ना, इस लंबे अवधि के दौरान, व्हेन आई हैड नो इंटरव्यूज़, जब मुझसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, कोई पत्रकार या कोई भी हमसे मिलने, मुलाकात करने नहीं आता था, एंड व्हेन फॉर मैनी मंथ्स, और जब बहुत कई महीनों से, आई वॉज क्वाइट अलोन, मैं बिल्कुल अकेला रहता था। आई कुड गेज एट दीज माउंटेन्स, और तब मैं क्या करता था, जब मैं अकेला रहता था, जब मुझसे कोई मिलने नहीं आता था, तो मैं इन पहाड़ों को, मैं इन गगनचुंबी पहाड़ों को गेज करता रहता था, टकटकी बांध कर देखता रहता था, है ना। एंड आई लव्ड, और दैट आई लव्ड, और इसको कि मैं पसंद करता था, मैं पहाड़ों को देखना पसंद करता था। टावरिंग फिगर्स, टावरिंग गगनचुंबी ऊंचे जो पहाड़ थे, ये मुझे देखना अच्छा लगता था। और मैं इसको गेज करता रहता था, टकटकी बांधकर मैं इसको देखता रहता था। आई कुड नॉट सी द माउंटेन्स फ्रॉम माई सेल, चूँकि मेरा जो लॉकअप था, मेरा जो कमरा था, मेरा जो जेल का जो सेल था, कमरा था, मैं वहाँ से इन पहाड़ों का दर्शन नहीं कर सकता था, मैं इसको नहीं देख सकता था। बट माई माइंड वॉज फुल ऑफ देम, लेकिन मेरा जो दिमाग था, मेरा जो मस्तिष्क था, उस व्यू से, उसको जो मैंने पहले देखा था, उसी से मेरा दिमाग भरा रहता था। एंड आई वॉज एवर कॉन्शियस ऑफ देयर नियरनेस, और मैं हमेशा कॉन्शियस रहता था, सजग रहता था कि वो हमारे नज़दीक ही है, उसके समीपता, उसके नियरनेस का हमें अंदाज़ा होता था। एंड अ सीक्रेट इंटीमेसी सीम टू ग्रो बिटवीन अस, और एक पोशीदा, सीक्रेट बने राज, छुपा हुआ, पोशीदा, भेद, एक सीक्रेट, एक पोशीदा जो एक इंटीमेसी थी, एक घनिष्ठता था, एक संबंध था हमारा पहाड़ का और मेरा, वो क्या होता था, सीम टू ग्रो, ये बिल्कुल बढ़ता हुआ दिखता था हमारे और पहाड़ के बीच में। तो ये तीसरा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लोन हाई एंड अवे, कहता है कि बर्ड्स का झुंड, फ्लॉक बने झुंड, बर्ड्स बने पक्षी, पक्षियों का झुंड, है फ्लोन हाई एंड अवे, काफ़ी दूर तक चला गया है, और अवे और बहुत दूर, है ना, है फ्लोन हाई, बहुत ऊंचा पुनः उड़ गया है और बहुत दूर तक चला गया है। अ सॉलिटरी ड्रिफ्ट ऑफ क्लाउड, कहते हैं कि एक अकेला जो बादल का टुकड़ा है, ड्रिफ्ट करता हुआ, बहता हुआ, है ना, घूमता हुआ। टू हैज़ गॉन,
वो भी चला गया है, वॉन्डरिंग ऑन, वो और घूमता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है वो बादल का टुकड़ा। एंड आई सिट अलोन विद चिंग टिंग पिक, और मैं अकेला बैठा हूँ। कहने का मतलब है कि चिड़ियों का झुंड आता है, चला जाता है, बहुत ऊंचा जाता है, दूर चला जाता है, बादल के टुकड़े आते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। मैं वहाँ टिका हुआ हूँ, मैं चुपचाप हूँ, मैं अकेले हूँ। किसके साथ बैठा हूँ? चिंग टिंग पिक, एक चोटी है, पहाड़ की चोटी है, उसके साथ मैं बैठा हूँ। टावरिंग बियॉन्ड, और कहता उसके बाद फिर टावरिंग, काफ़ी गगनचुंबी है वो, है ना। वी नेवर ग्रो टायर्ड ऑफ ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से, ये जो चिंग टिंग पिक है, ये जो चोटी है, हम और वो चोटी कभी एक दूसरे को देखने से थके नहीं। द माउंटेन एंड आई, और ये पहाड़ और मैं बिल्कुल एक दूसरे को टकटकी लगा कर देखते रहे, जबकि सारे के सारे आए चले गए, बादलें आई बह गई, चिड़िया आए चले चिड़िए, पक्षियाँ चली गई, लेकिन हम दोनों पहाड़ और मैं वहीं अडिग होकर एक दूसरे को देखते रह गए। तो चलिए दोस्तों, ये था तीसरा पैराग्राफ। हम चौथा और पांचवा कर लेते हैं पैराग्राफ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स हम आपको करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप फोर्थ पैराग्राफ के बारे में बात करिए। फोर्थ पॉइंट नंबर 4, आई एम अफ्रेड, कहते कि मैं घबराया हुआ हूँ। आई कैनॉट से विद द पोएट, कि मैं नहीं कह सकता हूँ विद द पोएट, पोएट के साथ, ली टी ए पो, पोएट का नाम है, दैट आई नेवर ग्रू वेरी, कि मैं कभी भी परेशान नहीं हुआ, मैं वेरी नहीं हुआ, इवन ऑफ द माउंटेन, कहता है कि माउंटेन जो पहाड़ हैं, पहाड़ का भी अगर हम पहाड़ के बारे में भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी हम परेशान नहीं हुए। बट दैट वाज ए रेयर एक्सपीरियंस, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था पहाड़ और मेरे बीच काफ़ी रेयर था, काफ़ी असाधारण था, वो जो अनुभव था काफ़ी असाधारण था। एंड एज ए रूल, और नियम की बात करें, एक नियम की बात करें, आई फाउंड ग्रेट कम्फर्ट इन प्रॉक्सिमिटी, और मुझे बहुत कम्फर्ट मिला, बहुत तसल्ली मिली, बहुत आराम मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत चैन मिला। कब? इसकी प्रॉक्सिमिटी से, इसकी समीपता से, पहाड़ की जो नज़दीकी थी, ये मुझे बहुत ही आराम देती थी, सुकून देती थी, चैन देती थी। इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक्ड डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ ए मिलियन ईयर्स, इसकी जो सॉलिडिटी थी, इसके अंदर जो एक अडिगता था, एक रॉकिंग, एक जो पावर था। पहाड़ एक अडिग है, एक अचल है, अविचल है। सॉलिड माने अविचल, है ना। सॉलिडिटी हम क्या बोलेंगे, पहाड़ तो सॉलिड ही होता है ना, तो सॉलिडिटी है ना, अविचलता, पहाड़ की अविचलता, एंड काम, और उसकी जो शांति, उसके अंदर जो कूलनेस थी। लुक डाउन अपॉन मी, मेरे तरफ ऊपर से देखती थी, विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स, और वो इस विजडम के साथ देखती थी, इस है ना बुद्धि के साथ, कि मतलब बुद्धिमान होकर देखती थी। ऐसा लग रहा था कि वो जो है मिलियन ईयर्स, 10 लाखों सालों का जो हमसे ज़्यादा वो बुद्धिमान हो, हमारी तरफ वो देख रहे थे। कौन? पहाड़। एंड मॉक्ड एट माई वेरिंग मूड्स, और कभी कभी वो जो पहाड़ था, कभी कभी मुझ पर वो हंसती भी थी, कभी कभी वो मेरा मजाक भी बनाती थी। कब? मेरे वेरिंग मूड्स को, मेरे बदलते मिजाज को देख करके। एंड सूद माई फीवर्ड माइंड, और मेरे माइंड को जो कि फीवर्ड था। फीवर्ड माने इतने दिनों से जब जेल में कोई रहता है दोस्तों, तो उसका दिमाग पक सा जाता है, तरह तरह के बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं, इसी को बोलते हैं फीवर्ड माइंड। मतलब वैसा मन जिसमें बुखार लग गया हो, मतलब तरह तरह की बातें उसमें घुसती हो। तो मेरे फीवर्ड माइंड में, जिस माइंड में तरह तरह की बातें घुस चुकी थी, उस माइंड को क्या करता था? आराम पहुंचाता था, सुकून पहुंचाता था, सूद करता था, हीलिंग टच देता था। कौन? ये पहाड़। कौन कहते हैं ये कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए कितनी मेहनत से वो नेचर का वर्णन करते हैं, पहाड़ों का वर्णन करते हैं, और
फील्ड्स का और खुले स्पेस का वर्णन करते हैं कितनी सुंदरता के साथ। चूँकि जब वो अकेले होते हैं तो वो इसी नेचर को अपना दोस्त सा समझ करके और उससे विजडम प्राप्त करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो पहाड़ है हम पर कभी कभी हंसती है, हमारा मजाक भी उड़ाती है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल इस लेक्चर का ये जो पैराग्राफ है इसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि वेरिंग मूड्स नहीं 5 स्प्रिंग वॉज वेरी प्लेजेंट इन देहरादून। आप जानते हैं देहरादून पहाड़ी इलाका है, स्प्रिंग सीजन है, जब बसंत ऋतु आता है तो वहाँ काफ़ी प्लेजेंट, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी खुशगवार हो जाता है, काफ़ी प्लेजेंट हो जाता है। एंड इट वाज अ फार लॉन्गर वन देन इन द प्लेन्स बिलो। कहता है कि एक फार लॉन्गर वन, कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फार लॉन्गर वन देन इन द प्लेन्स बिलो। कहता है कि जो स्प्रिंग सीज़न आता है, बसंत ऋतु आता है, तो वहाँ का जो दृश्य होता है पहाड़ों का, मतलब देहरादून का, वो तो पहाड़ में है, और उसकी तुलना अगर हम प्लेन से करें, समतल भूमि अगर हम प्लेन से करें तो वहाँ की जो शोभा है प्लेन से कहीं ज़्यादा हो जाती है। कब? स्प्रिंग सीजन में। तो विंटर हैड डिन्यूडेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लीव्स। कहता है कि विंटर सीज़न जो है, जाड़े का जो सीज़न आता है, हैड डिन्यूडेड, क्या किया था जाड़े के सीज़न ने, हैड डिन्यूडेड माने उसको डाइवेस्ट कर दिया था, उसको डिन्यूड बना तो होता है दोस्तों नंगा करना। अब पेड़ पौधे नंगा कैसे होंगे? उससे जो लीव्स हैं, उसके जो पत्ते हैं वो अगर झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, तो वो पेड़ नंगा नंगा सा लगने लगेगा। तो वही बोलते हैं द विंटर हैड डिन्यूडेड ऑलमोस्ट ऑल द ट्रीज ऑफ देयर लीव्स। ये जो विंटर आया था, विंटर सीज़न था, इसने करीब करीब सारे पेड़ पौधों को डिन्यूड कर दिया था, डाइवेस्ट कर दिया था, उनके पत्तियों से उसको अलग कर दिया था। मतलब सिर्फ पेड़ ही नज़र आ रहे थे, उसकी पत्तियां नीचे झड़ चुकी थी। एंड दे स्टूड नेकेड एंड बेयर, और वो जो पेड़ थे वो स्टूड खड़े थे, किस तरह से? नेकेड मतलब नंगे खड़े थे, और बेयर मतलब बिल्कुल बिना पत्तों के खड़े थे। बेयर बने भी नंगा, नेकेड बने भी नंगा। क्लियर है? इवन फॉर मैग्निफिसेंट पीपल ट्रीज, अगर उन जो शानदार, मैग्निफिसेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार जो पीपल के ट्रीज़ थे, वो जो 4 पीपल के ट्रीज़ थे वहाँ पे, वो भी विच स्टूड इन फ्रंट ऑफ द जेल गेट, जो जेल गेट के बाहर सामने जो 4 पीपल के ट्रीज़ थे, वो भी मच टू माई सरप्राइज, मैं भी अचंभित हो गया था, ड्रॉप्ड नियरली ऑल देयर लीव्स, उनके भी सारे पत्ते झड़ चुके थे। मैं अचंभित था कि इनके सारे पत्ते झड़ कैसे गए। कॉन्ट एंड चेयरलेस दे स्टूड देयर। कॉन्ट माने होता है दोस्तों लीन थिन, पतला दुबला, जो भूख से बिल्कुल पतला दुबला हो जाता है उसको हम कॉन्ट कहते हैं। तो यहाँ तो भूख से पतला दुबला नहीं, मतलब पत्ते झड़ गए थे, इसलिए बिल्कुल लीन थिन दिख रहा था। एंड चेयरलेस, और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई खुशी है ही नहीं, चेयर है ही नहीं। दे स्टूड देयर, वो सिर्फ खड़े थे। क्यों चेयर नहीं था? क्योंकि हवा आती थी, हवा आती है तो पत्ते सरसराते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि पेड़ क्या कर रहा है? स्माइल कर रहा है, हंस रहा है ना, कहे लगा रहा है। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि सारे के सारे पत्ते गिर चुके थे। तो ऐसे लग रहा था कि वो उसमें कोई चेयर नाम की चीज़ नहीं है, खुशी नाम की चीज़ नहीं है, कोई खुशी वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे पत्ते गिर चुके हैं। वो चेयरलेस हो चुका है, सिर्फ वो खड़ा है। कौन? पीपल के 4 पेड़, जो कि जेल गेट के बिल्कुल सामने थे। क्लियर है? हाँ। टिल द स्प्रिंग एयर वार्म देम, जैसे ही स्प्रिंग एयर, बसंत ऋतु की हवा, वार्म देम, उसको गर्म कर देती है। अप अगेन, फिर दोबारा, एंड सेंट ए मैसेज ऑफ लाइफ टू द इनरमोस्ट सेल्स, और एक मैसेज भेजती है, एक पैगाम भेजती है, एक है ना ऑफ लाइफ, जीवन का पैगाम भेजती है टू देयर इनर मोस्ट सेल्स, और उनके काफ़ी अंदर के बहुत ही आंतरिक जो कोशिकाएं थीं, जो खुलिये थे, जो सेल थे, उन तक एक लाइफ का पैगाम पहुंचाते हैं, लाइफ की खुशखबरी पहुंचाते हैं। कौन? स्प्रिंग की गर्म हवा। जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो गर्म हवा के साथ
लाइफ भी उसकी इनरमोस्ट सेल तक, जो अंदर तक जो उसकी जो कोशिकाएं हैं वहाँ तक उसकी जीवन का पैगाम पहुँचाती है, मतलब वो फिर से हरा भरा होने लग जाता है। सडनली देर वॉज अ स्टिर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर ट्रीज। अचानक क्या होता है, देर वॉज अ स्टिर, एक हलचल मचती है ना, स्टिर बोथ इन द पीपल्स एंड अदर ट्रीज, पीपल के पेड़ों में भी और दूसरे पेड़ों में भी। एंड एन एयर ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड देम, और एक जो मिस्ट्री जो हवा है, एक मिस्ट्री समझते हैं आप, भेद, मिस्ट्री जो चुपके चुपके होता है, राज है ना, एक चुपके एक जो पोशीदा है, एक हवा है, वो हवा क्या करती है, उसको अच्छी तरह से उसकी जो मिस्ट्री है इसको पूरी तरह से उसको घेर लेती है। एज ऑफ सीक्रेट ऑपरेशन, और एक चुपके से कोई काम चल रहा होता है, कोई ऑपरेशन चल रहा होता है, कोई प्रक्रिया, कोई संक्रिया चल रही होती है ऑन बिहाइंड द सीन, और जो हम देख नहीं पाते हैं उस सीन के पीछे, आँखों के पीछे, उन आंतरिक कोशिकाओं में कुछ न कुछ चल रहा होता है। एंड आई वुड बी स्टार्टल टू फाइंड, और मैं चौंक जाता हूँ या चौंक गया हूँ, स्टार्टल मैंने चौंकना होता है, चौंक जाता हूँ, टू फाइंड लिटिल बिट्स ऑफ ग्रीन पीपिंग आउट ऑल ओवर देम, और मैं क्या देखता हूँ कि पूरे पेड़ पर है ना, लिटिल बिट, छोटी छोटी ग्रीन पीपिंग, छोटी सेल्स जो हैं उससे बाहर को निकल रही है, छोटी सेल्स जो होती हैं, पीपिंग माने बाहर निकलना, वो बाहर ग्रीन जो हरे जो सेल्स हैं थोड़ी करके बाहर निकल रही है। इट वाज अ गे, एक खुशी का माहौल होता है, गे माने खुशी का माहौल होता है, एंड चीयरिंग साइट, और एक खुशी मनाने का दृश्य होता है। एंड देन, और तब वेरी रैपिडली द लीव्स would come out in their millions and glisten in the sunlight and play about in the breeze, और तब काफ़ी तेज़ी के साथ, काफ़ी रैपिडली है ना, जो पत्ते हैं वो बाहर को आते हैं, कहाँ आते हैं, बाहर निकलते हैं, would come out in their millions, वहाँ जो पत्ते बाहर आते हैं, छोटी जो ग्रीनरी बाहर आती है, मिलियंस में, लाखों में, 10 लाखों में बाहर आती है। एंड ग्लिसन इन द सनलाइट, और वो छोटे जो पत्तियाँ होती हैं सनलाइट में, धूप में क्या करती हैं, ग्लिसन करती हैं, चमकती भी दिखती हैं। जैसे किसी सरफेस पर अगर पानी डाल दें और उस पर लाइट मारें तो किस तरह की चमकेगी, उसी तरह से चमकना को बोलते हैं ग्लिसन। तो उस तरह से वो सनलाइट में वो जो पत्तियाँ होती हैं वो चमकती हैं। एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज, और जब हवा चलती है ठंडी तो उसमें वो झूला झूलती है, वो खेलती है। हाउ वंडरफुल इज़ द सडन चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ, और ये जो वंडरफुल चेंज हमको दिखता है, ये जो ताज्जुब खेज जो हमको अचानक जो चेंज, सडन चेंज, अचानक जो हमको तब्दीली दिखती है, बदलाव दिखता है, कैसा बदलाव होता है, वो बर्ड से पत्ता बन जाता है, मतलब कली से, बड से लीफ बन जाता है, तब उसके देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए दोस्तों, यही था, 5वां पैराग्राफ ख़त्म हो गया। ये इस बार पेज नंबर 6 में ये जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये आपको कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई। ये पेज नंबर 4 था, पेज नंबर 5 था, जो कि पंडित नेहरू ने अपने इस एनिमल्स इन द प्रिजन में लिखा था। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि एनिमल्स इन द प्रिजन इन्हें नाम क्यों लिया। दोस्तों, एनिमल्स इन द प्रिजन, ये जो कैद खाना है, ये जो जेल है, इसमें एनिमल माने जानदार चीज़ें, जान वाली चीज़ें। तो ये जो हमारे नेहरू जी हैं, ये अकेले तो उसमें है नहीं, उसमें भीड़, जो क्या बोलते हैं, मधुमक्खियों जैसा वो जो वास्प्स हैं वो मौजूद हैं, लिजार्ड्स हैं, डिफरेंट तरह के और कॉलोनीज़ बने हुए हैं, सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं, मकड़ियाँ हैं, जाले लगे हैं। तो हर तरह के वहाँ ऐसा लग रहा था कि और भी बहुत तरह की जातियाँ वो अपनी कॉलोनियाँ बसाकर उस रूम में मौजूद थीं। तभी कह रहे हैं कि एनिमल्स इन द प्रिजन, मतलब उसके प्रिजन में, उसके जेल का जो सेल था, जो कोठरी थी, उसमें और भी कई तरह के एनिमल्स थे। इसी के बारे में ये जो टॉपिक है एनिमल्स इन द प्रिजन, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए, ये हमारा पूरा हो गया 5वां जो पैराग्राफ था। नेक्स्ट हम लोग
पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा, कहीं कोई कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर भी आपसे मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।